मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग चैप्टर सेकंड कर रहे हैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। खास करके अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम 2020 का क्वेश्चन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, अभी 2020 में ये 3+2 ऐसा करके 5 मार्क्स का आया है ये चैप्टर। ठीक है, ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और 2 मार्क का थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। कुछ थ्योरेटिकल और कुछ भी नहीं होता, और रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। जो कुछ भी आप पढ़ के आए हो वही सब रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, कुछ नया नहीं है। आप बार बार देखोगे कुछ क्वेश्चन को तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 0.01 एम। एम पता है ना ये क्या है? ये मोलैलिटी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। AlCl3 आपको पता होगा, ये डिसोसिएट होगा, पता है ना। फ्रीज एट -0.068 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो कितना डिसोसिएट होता है, और गिवन KF ऑफ वाटर इज 1.86। याद, आई थिंक ये आपको याद भी हो गया होगा, kg पर मोल। तो आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। यहाँ पे आई बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब तक मैंने आपको वांट ऑफ नहीं करवाया था तो ये क्वेश्चन कराने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे। ठीक है ना। तो KF की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1.86 kg पर मोल। ठीक है ना। और वैसे भी फॉर्मूला डेल्टा ऑफ TF क्या है? डेल्टा ऑफ TF इज नथिंग बट आई KF इंटू मोलैलिटी M। ठीक है ना। और डेल्टा TF है कितना, बाय द वे आया कितना है आपका? ऐसे तो माइनस है ये, लेकिन जब डिफरेंस निकालेंगे तो रहेगा कितना हो? 0 पॉइंट, एक्चुअल वैल्यू तो 0.068 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप चाहे डिग्री, क्योंकि डिफरेंस को आप डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या केल्विन बोलो, डजंट मैटर। ठीक है ना, डजंट मैटर, याद रखना ये। और आपकी मोलैलिटी है 0.01। ओके, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाई KF, नीचे आ जाएगा, इंटू M। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा TF कितना है? 0.068 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.01। तो मेरे ख्याल से हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको डिवीजन भी कराऊंगा। मुझे मालूम है आप लोग डिवीजन करने में दिक्कत होती है आप लोगों को, लेकिन मुझे भी कम से कम करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे कि कैसे करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर हटा देते हैं। इधर डेसिमल के बाद कितने? 2 नंबर है। इधर डेसिमल के बाद कितने? 2, 2 और 2 4। इधर कितने हैं? 3। इधर भी एक बना दो, 4 कर दो। अब हम बिना डेसिमल के लिख सकते हैं पूरी वैल्यू। तो ऊपर आएगा 680 डिवाइडेड बाई 186, ये तो 1 हो गया। तो अभी हमें 680 को डिवाइड करना है 186 से। 186 से अब 18 से ट्राई करो, 18 से करने की। फर्स्ट 2 नंबर में 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 4 से 72 हो जाता है। 18 3 कितना आएगा? 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 3 कम 3 और 2 5, 5 5 8 आया। ठीक है, डेसिमल बढ़ाएंगे, जीरो निकालेंगे। अभी कितना आएगा ये? 18 पंजीना 128, 18 सत्तर 128, 18 7 जब 128 हो जाता है। 18 6 जा जाएगा, 6 6 36, 6 48, 48 3 51 5, 6 5 6 5 11। ओके, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। जो पहाड़े मुझे अभी तक याद हैं, जो मैंने बचपन में याद किए थे। और इसको करेंगे तो ये तो 1100 है ना। 6 से गया तो 1100, लेकिन ये तो 1000 है, तो इससे एक कम ले लो आप, 5, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको आई की वैल्यू ले ले रहा हूँ यहाँ पे 3.6, राइट। मैं कैलकुलेशन अब मिटा दे रहा हूँ। अभी आई की वैल्यू आई हमारे पास। और हाँ, एक चीज़ और, डिसोसिएशन में अगर हम देखते हैं AlCl3, जरा ध्यान से देखना,
तो डिसोशिएट होगा तो ये क्या बनेगा Al प्लस, ठीक है, और Cl माइनस तो बनेगा लेकिन 3 बनेंगे, 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो अभी फाइनली क्या करते हैं, मान लो ये 1 मोल है, 1 मोल कब, इनिशियली, शुरू शुरू में भाई, इनिशियली ये अगर 1 मोल है मान लो, तो 0 मोल प्लस ये भी 0 मोल, इनिशियल मतलब बिफोर डिसोसिएशन। अब सर डिसोसिएशन के बाद मान लो अल्फा डिसोशिएट हुआ, कितना हुआ, अल्फा मोल्स डिसोशिएट, अल्फा मोल्स इसको हटा दो, अल्फा अल्फा मोल डिसोशिएट्स होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा मोल, ठीक है ना, एक ही है, यहाँ कितने बचेंगे 3 अल्फा मोल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल कितना बचा अभी हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ लिख सकते हैं हम आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स इज इक्वल टू, कितना बचेगा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, लेफ्ट साइड में ये वाला है, ये प्लस अल्फा और ये प्लस 3 अल्फा, ठीक है। तो ये अब मेरे को मुझे मिलता है 1 माइनस 3 अल्फा, सॉरी 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा मुझे मिला है। और आई की वैल्यू, और एक चीज़ और हमें पता है, ये फार्मूला थोड़ा याद रखना, बहुत काम आएगा आपको। तो ये आफ्टर डिसोसिएशन, और ये शुरू शुरू में कितना था 1 था, तो ये आई की वैल्यू हुई, और आई की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी कितनी, हाँ ये 3.65, 3.65 इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, ये 1 इधर जाएगा तो 2.65 इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 2.65 डिवाइडेड बाई 3 डेसिमल, 3 अट्ठे 24, 2 25, 3 अट्ठे 24, 1 तीनों कंटिन्यू रहेगा, ये आया करीब 0.8 सॉरी 8833। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, वी कैन राइट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज 88.33, राइट। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझो अच्छे से, मैंने कैसे किया है, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, आई की वैल्यू निकाला, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन किस तरह हुआ, तो ये डिसोसिएशन जो मैंने आखिरी का जो एक दिन लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2, उसमें से पहले वाला है, मैंने इसी तरह से कराया था, आप उसको ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, उसके ऊपर देख लो इस साल क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, समझने की कोशिश करो, आप कर पाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये भी 2020 का है, एक दिल्ली बोर्ड का है और एक ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से कट किया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान देना अभी, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका मोलर मास है 176 ग्राम पर मोल, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो एसिटिक एसिड क्या है, W1 है, ठीक है ना भाई, W1 कितना है, किसके अंदर डिजॉल्व कर रहे हो आप, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और W2 हमको निकालना है, राइट। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 1.5 डिग्री, तो हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और KF ऑलरेडी गिवन है 3.9 है ना, तो 3.9 kg पर मोल, ओके। और मोलार मास मोलार मास कितना है इसका, M1 का, सॉरी M2 का, जो डिजॉल्व किया है ना वो M2 है, 176 ग्राम पर मोल, और W2 हमको बताना है जिसका मोलार मास 176
ग्राम पर मोल है उसका कितना डाला है हमने, कितनी क्वांटिटी में डाला है, कितने ग्राम डाला है, वो हमको बताना है। ठीक है ना। तो आपको पता ही है डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है, के एफ इंटू, ये तो रट गया होगा फार्मूला, अगर अभी भी नहीं रटा गया है तो बहुत मुश्किल है फिर तो ये आया है 1.5, के एफ की वैल्यू ऑलरेडी है तो आपके पास 3.9, W2 निकालना है, 1000 यही रहेगा, W 175 ग्राम और ये है 176। ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, W2 यहीं रहने दो, W2 यहीं रहेगा तो 1.5 इसके साथ 75, इसके साथ 176, नीचे आएगा 3.9 इंटू 1000। ठीक है। इसके डेसिमल हटा दो, दोनों के डेसिमल हम हटा सकते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है, डेसिमल हटा देते हैं, सीधे डेसिमल हटा के बात करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 3 3 9, ये वैल्यू आई हमारी। अभी हमारे पास है 575 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 13। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 25, 5 35, 25, 5 35 और 2 37, 75, 176 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 6 42 और 3 45, 6 18 और 4 22, 7 35, 7 49, 3 52, 7 21 और 5 26, 375, 0 5 10, 5 10, 7 13, 15 16, 3 6, this should be divided by 13। अच्छा, नीचे 1000 से डिवाइड भी हो रहा है, तो अगर चाहिए तो आप इसको डिवाइड भी कर दो, ये भी निकाल लो, खत्म। अब 66 को 13 से डिवाइड करना है बस, तो 13 पंजे 65, एक डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जाता, एक और 0 लगा के 13 सत्ते 91, 9 ऑलमोस्ट आएगा वही हमारा 5.077 ग्राम। तो आपने ये एस्कॉर्बिक एसिड कितना डाला है, 5.77 ग्राम। आपको मैं कैलकुलेशन किया करूँगा, क्योंकि किसी ने लिखा था कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपने तो कैलकुलेटर से कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेटर से नहीं करूँगा। मैं कैलकुलेटर से ना करके आपको दिखाऊंगा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ डिवीजन की प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हैं। डिवीजन करना सीखो, आप कोशिश करो डेसिमल्स को हटा दो, बिना डेसिमल के करो, डेसिमल में ही हमेशा पंगा होगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, आपने ये सवाल कर लिया है। तो आ जाओ और दूसरे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये तो कर दिया, फिर क्या बचा, हाँ चल जरा गौर से देखना है क्वेश्चन भी। देखो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, बस सिंपल क्वेश्चन। अभी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखने के लिए लगता है। आउट ऑफ 0.1 मोलाल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ध्यान देना यहाँ पे, ये ग्लूकोज की बात कर रहा है, एंड 0.1 मोलाल एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, दोनों की मोलालिटी कितनी है, 0.1 है, तो मोलालिटी का पंगा खत्म। विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने 1/2 पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन,
ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या डिसोसिएशन होता है? बहुत कम होगा, अगर होगा तो, नहीं तो नहीं होता है, बहुत कम। तो बहुत कम कम है। और KCl का क्या होगा? KCl डिसोसिएट होके क्या बन जाता है? आपने खूब अच्छे से देखा, इसी का एग्जाम्पल भी पढ़ा। तो यहाँ पे इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 2। तो जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आप निकालोगे डेल्टा TF, तो आपको याद होगा उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप उसको आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेल्टा TF क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चेंज मतलब चेंज जो था, जो पहले था उससे अभी डबल हो जाएगा। डेल्टा TF जो चेंज हो रहा था आफ्टर डिसोसिएशन वाटर के अंदर, ये इसका डबल कर देगा। आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए ना? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा KCl के केस में। ओके, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। उसकी आई की वैल्यू डबल हो जाएगी क्योंकि डिसोसिएशन 100% होता है KCl का डिसोसिएशन 100%। क्लियर? देखो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है, बस आपको रीजनिंग लिखनी पड़ेगी। रीजनिंग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिडिक्ट वेदर वांट हाफ फैक्टर, ध्यान देना ये भी वांट हाफ के ऊपर है। वांट हाफ के ऊपर क्वेश्चन जरूर रहेगा, सावधान रहो। अगर आप नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या बोलता है? प्रिडिक्ट वेदर द वांट हाफ फैक्टर। इसमें 2 क्वेश्चन है, आई इज लेस देन 1 आर ग्रेटर देन 1 इन दी फॉलोइंग। अब आई बताना है ग्रेटर देन 1 है, आई बताना है लेस देन 1 है। कौन? CH3COH, वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको, यही आपके बुक में भी है, CH3COH। चलो पहले दूसरा वाला करते हैं, ये समझ में आएगा आपको। ये जब डिजॉल्व हुआ था बेंजीन में, याद करो, तब ये क्या हुआ था? एसोसिएट हुआ था। क्या हुआ था? एसोसिएट। तो जब एसोसिएट हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। आई की वैल्यू हाफ होगी तो 1/2 तो कम हो गया ना, लेस देन 1 है ना। तो लेस देन 1 कौन सा है? ये वाला। तो ये लेस देन 1 होगा किस केस में? जब आप एसिटिक एसिड बेंजीन में डिजोल्व करोगे। क्लियर? और जब आप इसको एसिटिक एसिड को डिजोल्व करते हो पानी में, वाटर में, तो क्या होता है? हा? बोलो क्या होगा? डिसोशिएट होता है। कितना डिसोशिएट होता है? अराउंड 5%, ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन जब एसोसिएट डिसोशिएट होगा तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, चाहे वो कितना भी हो। थोड़ा सा होगा तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा ना। तो इन केस ऑफ वाटर आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। आई थिंक यू आर एंजॉइंग। समझ में अच्छा आ रहा है? आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी बुक है आपके पास, सेल्फ मास्टर है या कोई भी, दिनेश, प्रदीप, कोई भी बुक है आपके पास, आप उसमें ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ो, सिंपली पढ़ो बस। और ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, ये पहली बार नहीं आया, ये 2006 में भी आया था, 2013 में भी आया, 2020 में भी आया। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ूँ। मैं आज ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये ऊपर से नए वाले क्वेश्चन है, 2019-2020 के सवाल हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग करेंगे, इसको बैठ के कर लेना नोटबुक में, और कुछ और भी क्वेश्चन करना आप, या हो सकता मैं और कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा और फिर मैं कल से सॉलिड शुरू करूंगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आ गया। Na2SO4 a solution of 0.1 m, ध्यान देना यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m, m ये क्या है? ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, ऑफ Na2SO4 इज डिजॉल्व इन एक्सटेंट ऑफ 95%। 95% डिजॉल्व होता है, अप टू एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किस हद तक होता है? 95% तक डिजॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं भाई? ये Na2SO4 जो है ये डिजॉल्व होता है कितना? 95% तक डिजॉल्व हो जाता है। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड? अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आर की वैल्यू देखो क्या ले रहा है। मैंने आपको बताया था ए फॉर एटमिक
हाँ, ये 82 लेना है। और बार फॉर बी, ए फॉर शुरू में ए आता है, बाद में बी आता है, तो इसके लिए क्या लेते हैं 0.083। याद है ना। तो लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे आएगा वो 82 ले लेगा। बी केयरफुल, याद रखना इस चीज़ का। तो कभी कभी आपको खुद भी लेना पड़ेगा, यहाँ तो वैल्यू दी हुई है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है। यहाँ पे अगर डिसोसिएशन करोगे आप Na2SO4 का, तो Na प्लस कितने बनेंगे 2 और SO4 बनेगा 1। ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे I की वैल्यू, ये N इजिकल टू 3 आ गया। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 माइनस 0.95 प्लस 3 इंटू 0.95। ठीक है, तो कितना है ये 2.9। कितना है 2.9। और आप एक काम और कर सकते हो इस तरीके से आई की वैल्यू निकालने के लिए। एक और तरीका है मेथड, कई बार बच्चे गलती करते हैं। और एक काम करना, ये वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा है। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 0.95 है ना। तो अल्फा का फार्मूला जो डिसोसिएशन है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन I-1 डिवाइडेड बाई N-1। ठीक है ना। अब देखना आपकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगा। ये फार्मूला आपको ज़्यादा काम आने वाला है, लंबी दूरी का, लंबी रेस का है ये। तो ये है 0.95 इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई 3-1। एन क्या है 3 है ना, एन निकालो ना आपने एन। तो 2.9 अभी कैसे आएगा जरा गौर से देखेंगे हम यहाँ पे। सो 3 इज 2, तो 2 इंटू 0.95 इज इक्वल टू I-1। तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 में 18, 1.80 इज इक्वल टू I-1। 1 लेफ्ट साइड ले लो तो हो जाएगा 2.8। ये गलत लिख दिया मैंने, 2 पंजे 10, 2 में 18, 19, 1.9। तो अब I इक्वल टू क्या होगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा 2.90, 2.9। यहाँ भी देख रहे हो 2.9। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। ये कर सकते हो बड़े आराम से। अब लेकिन क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई, पाई कितना होगा CRT। लेकिन याद रहे आई का फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई कितना है 2.9, सी कितना है 0.1 m सोल्यूशन है कंसंट्रेशन 0.1 और 0.82। और साथ में थोड़ा और इसको इधर ले लेते हैं 300। ठीक है ना। टेम्परेचर कितना होगा 27 प्लस 273, 300 केल्विन। ओके, तो अभी हमारे पास सब कुछ मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है ये। एक काम करो, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता के जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। मल्टीप्लिकेशन जानते हो, लेकिन क्या आप हिम्मत नहीं करते, डरते हो, इसलिए राउंड ऑफ पे ज़्यादा बिलीव करते हो। तो राउंड ऑफ आपका सवाल गलत करवा देता है, तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे आप। तो चलो मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। आप डेसिमल भूल जाओ, सारे डेसिमल को भूल जाओ। ये मान लो 2.9 नथिंग बट 29 है, मान लो ये 1 है, इसको छोड़ दो। 82 इंटू 3, 82 इंटू 3 मतलब 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। ठीक है, 82 इंटू 3 मैंने कर दिया, 246 आया और 29 से मल्टीप्लाई। 9 6 54, 5 9 चौक 36 और 5 41, 4 9 2 में 18 और 4 22, 2 6 12, 2 चौक 8 9, 2 2 में 4। राइट, ये हो जाएगा 4 2 1 3 9 2 11 4 2 6 7। तो अभी अभी अब हम डेसिमल को देखेंगे। राइट साइड में इधर कितने डेसिमल 1, इधर भी 1, 2 2 एंड 2 4। ठीक है ना। 2 एंड 2 4 तो हो गया यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 जीरो, तो उसको 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या 2। ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ गलती कर दिया लिखने में।
तो यहाँ पे 1 और 1 2 और 3 5 होगा, और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा 3। तो 3 के बाद लगा लो डेसिमल, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा। तो कितना आया? 7.134। क्या है ये? पाई है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रहे, अगर आप ये आंसर नहीं लिखोगे यूनिट तो आपके हाफ मार्क्स कटेंगे। ये बाकायदा रूल में लिखा हुआ है सीबीएसई के, उसमें ये हाफ मार्क्स जाएंगे। बी केयरफुल, अगर आप ये सब यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। बी केयरफुल। सिंपली लोग आंसर लिख देते हैं बस, ये भी जानना जरूरी है। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 या 19 का है, मैं लिख नहीं पाया वहाँ पे, याद नहीं है मुझे, या तो 2019 का है या 20 का है। ओके ठीक है, छोड़ दो उसको, इससे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आना जरूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A solution containing, ध्यान से सुनना, a solution containing 1.9 ग्राम, ध्यान से सुनना, a solution containing 1.9 ग्राम पर 100 ml of KCl, जिसका मोलार ये मोलिकुलर मास कितना है 74.5 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक। याद रहे आइसोटोनिक है, मतलब शायद दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है, विद ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिया। मतलब यूरिया और केसीएल के दोनों के बारे में बोला, और दोनों आइसोटोनिक है। याद रखना दोनों आइसोटोनिक है, और जब दोनों आइसोटोनिक होंगे तो दोनों का पाई इक्वल होगा। एक को पाई 1 बोलता हूँ तो दूसरे को पाई 2। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। पढ़ा है ना आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन में? देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला, ये तरीका ये पता है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में, शायद बुक यहीं पे है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देखो क्या लिखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सोल्यूशन हैविंग सेम आइसोटोनिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसने एक ही टेम्परेचर पे किया, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर ये डेफिनेशन क्लियर है, याद है, तो आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से कर लोगे आप। कहने का मतलब दोनों का पाई 1 पाई 2 दोनों इक्वल होगा, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब आगे क्या है? सीआरटी, ये भी सीआरटी। तो दोनों में फर्क क्या है? टेम्परेचर दोनों का सेम लिया था, हाँ, हैव सेम टेम्परेचर, सोल्यूशन हैविंग सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर गया, दोनों का आर भी गया, तो दोनों का क्या बचा? C1 और C2, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब C1, C मतलब कंसंट्रेशन, और ये आपने पढ़ा भी हुआ है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, ये 1 और ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2। बड़े ध्यान से देखना, लेकिन याद रहे इन दोनों में फर्क किसकी वजह से आने वाला है? आई की वजह से फर्क आएगा, ठीक है ना। लेकिन आई तो बताना क्यों, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई अगर आपको मिल गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बड़ा आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये काम करते हैं, इनकी वैल्यू डाल दो, N1 बाई N2। N1 कितना है भाई? एक को, एक कुछ भी ले लो, एक को कुछ भी, 3, और मोलिकुलर मास कितना है? 60, तो एक 3/60 है आई, और दूसरा कितना है? 1.9, 74.5, 1.59, 74.5। ध्यान से देखना, गलती ना होने पाए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई यहीं रहने दो, 3/60 एज इट इज, 74.5 डिवाइडेड बाय 1.9। एक काम करो, आप इनके डेसिमल हटा दो,
दोनों के बाद एक ही नंबर है ना, डेसिमल हटा के बात करो, बस अब खत्म। 3×6 20। ओके, तो अब ये काम करेंगे, मैं डिवाइड मैं ही करूँगा आज, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डिवीज़न कितना आसान होता है। डिवीज़न में आप लोग घबराते हो, तो मैं काम करता हूँ 19 से कर देता हूँ पहले तो। 742 45 को 19 चौके 76, 19 दिया, 19 दिया 57, 57 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 17, 19 9 9 19 9 जा 171, 4 डेसिमल 0, 19 दूना 38, तो अराउंड 39.2 आया। ठीक है, 20 से एक बार और डिवाइड करना है, तो 39.2 बाई 20 है, 2 से डिवाइड कर दो बस पहले, 2 से डिवाइड कर, 2 से क्या, इस डेसिमल को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 10 से भी डिवाइड कर दिया, अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 9, 2 नीम 18, डेसिमल यहाँ आ चुका है, 2 नीम 18, 1 2 6 12, 1.96 इज योर आई। ठीक है ना, आई आ गया है। और अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन बताने के लिए आपके पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इक्वल टू अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1। ठीक है ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1.96 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 1.96 करके कितना हो जाएगा, ये 1 तो चला गया, तो बचेगा क्या, 0.96। 0.96 का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 96% ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। ओके, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, 96%, यहाँ पर लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 96%। समझ में अच्छा आ रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर पाएंगे और भी सवाल। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल भी, आप घबराओगे डरोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दो आज, आज ख़त्म कर दो बस कल से, जिससे कि हम लोग नया चैप्टर शुरू कर पाएँ। एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी शायद इसी साल का है, अब वो दिल्ली बोर्ड का है या ऑल इंडिया, आई डोंट नो, चलो देखते हैं फिर से। गिव रीजंस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। कुकिंग इज फास्टर, ध्यान देना, इसमें 2 नंबर का ऐसा आता है सब्जेक्टिव थोड़ा रीजनिंग टाइप, और 3 नंबर का आता है न्यूमेरिकल, तो बी केयरफुल, आपको ये अच्छे से जवाब देना है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, और मुझे मालूम है कि आप सबको पता है, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन। ओपन कुकिंग पैन है आपके पास, उसके अंदर जब खाना बनाएंगे, चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे, तो देर से बनेगा, लेकिन कुकर में जल्दी बनता है, ऐसा क्यों, आप क्या कर रहे हो उसमें, सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर देखना आपका आंसर कैसा आता है, मेरा आंसर कैसा आता है, मिलाना आप। ठीक है, मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, इससे पहले ही मैंने पढ़ाया कि पहाड़ों पे जब जाओगे, जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ पानी जल्दी बॉयल होता है, ध्यान से सुनना। हाइट पे, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो उतने कम टेम्परेचर, थोड़े कम टेम्परेचर पे उसी रेशो में पानी बॉयल होना शुरू कर देगा, मतलब बॉयल हो रहा है, याद रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पक रहा है। पानी का बॉयल होना और खाने का पकना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पानी तो बहुत जल्दी बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन पता लगा हमारी जो दाल है वो उछल रही है लेकिन पक नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो हीट कम लेगा, कम हीट के साथ पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप जितना डाउन आते हो, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा,
पानी जल्दी बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ज़्यादा हीट मांग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर कुकर में उसको सील करके रख देते हैं और ऊपर एक वेंट लगा देते हैं, वेंट के ऊपर एक लगा देते हैं हम लोग, एक वेट भी रख देते हैं साथ में, मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ वो जो आपने सीटी रखी हुई है कुकर वाली ऊपर, वो एक तरह का वेट है, और उस वेंट को भी बंद करके भी रखता है, साथ में वेट भी रखता है, मतलब एडिशनल प्रेशर लगता है। और उतना एडिशनल प्रेशर के साथ वो क्या करता है, अब वो और ज़्यादा प्रेशर पे तो आपने क्या किया, इनफैक्ट आपने इनफैक्ट प्रेशर बढ़ा दिया। ना आपको नीचे जाने की ज़रूरत है ना ऊपर, आपने प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया कुकर के अंदर। तो क्या करेगा, ज़्यादा हीट लेगा वो एटमोस। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। बॉइलिंग लोग बाग सिंपली बताते हैं टेम्परेचर एट विच वाटर और एनीथिंग गेट बॉयल, ऐसा नहीं है। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका जो प्रेशर बन रहा है, दोनों प्रेशर इक्वल होना चाहिए। दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो बॉयल होना शुरू होगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, आपने तो प्रेशर बढ़ा दिया। जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो उसको इक्वल करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अंदर ही अंदर वो क्या होगा, ज़्यादा हीट लेगा, और जितनी ज़्यादा हीट लेगा उतनी जल्दी आपका खाना बनेगा कुकर के अंदर, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, एक और क्वेश्चन है, देखो एक ही लाइन का है, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप लिख सको, लेकिन आपको इसमें एक लाइन का लिखना है, बस एक लाइन का आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ा देते हो, तो हीट आप चाहते हो कि हमारा खाना हीट ज़्यादा से ज़्यादा लेके बॉयल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेने के चक्कर में खाना हमारा पक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आरबीसी श्रिंक्स when placed in saline water but swells in distilled water। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा भी हुआ, देख लो। मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। देखो आइसोटोनिक के ऊपर एक क्वेश्चन भी अभी हमने कर लिया है ना, जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। हाइपर में क्या होगा, गाढ़ा होगा सोल्यूशन, मैंने आपको बताया, जिसमें नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, गाढ़ा है। तो जब गाढ़ा होगा तो सीधी सी बात है, तो आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होंगे, शिंक हो जाएंगे ना। क्यों शिंक हो जाएंगे, कि 0.99% से मास बाय वॉल्यूम, ध्यान देना, का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, याद करो, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, 0.09% मास वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर एग्जैक्ट इतना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, ग्रेटर देन दिस, अगर ग्रेटर देन दिस हुआ तो हाइपरटोनिक होगा, और उस केस में क्या होगा, उस केस में श्रिंक हो जाएंगे आरबीसी, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल किससे जाएंगे, ब्लड सेल से, ब्लड सेल से ब्लड सेल से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, राइट। और अगर अब डिस्टिल्ड वाटर है, तो डिस्टिल्ड वाटर में तो सॉल्ट है ही नहीं, लेकिन याद रहे हमारे ब्लड सेल्स में थोड़ा सा रहता है, तो उस केस में ब्लड सेल्स हमारे हाइपरटोनिक हो जाते हैं, और हमारा जो वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ये हाइपोटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक। तो उस केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ब्लड सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, एंट्री होगी थ्रू एसपीएम, मालूम है ना, थ्रू एसपीएम। तो क्या होगा, ब्लड सेल स्वेल हो जाएगा। ब्लड सेल स्वेल होकर क्या हो सकता है, बस्ट हो सकता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बस्ट हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइसोटोनिक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिससे कि वो बस्ट ना हो, ठीक है। आई थिंक यू आर एंजॉइंग, और आज आप लोग ढेर सारे सम कर लेना, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से सवालों को करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन और आया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा,
अच्छा, ये जो आइसोटोनिक वाला है मैं शायद बुक में भी दिखाना चाहता था। ये देखो यहाँ पे बता रहा है ना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। इन दोनों केस में इन दोनों केस में क्या देख रहे हो आप? फ्लो आउट ऑफ सेल दे विल श्रिंक, लिखा हुआ है ना। देखो आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। और हाइपोटोनिक में, ठीक है ना, और हाइपोटोनिक में क्या होगा? दे वुड स्वेल। आपकी बुक के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इससे पहले कि कुछ डेवलप हो जाए मैं वीडियो को बंद करूंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग बाकी के जो जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, स्टेट्स राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। राउल्स लॉ और हेनरी लॉ के बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा, और राउल्स लॉ हेनरी लॉ के बारे में कुछ बोलता भी है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? क्या चीज है? हाउ डज राउल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ? आपकी बुक में है ये, राउल्स लॉ क्या बन जाता है? स्पेशल केस फॉर हेनरीज लॉ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ये भी करने के लिए दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था मैं ही करवाऊंगा, लेकिन कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये बंद करूँ, नहीं तो पता चला मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल से नई क्लास शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच।